हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और टॉपिक, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो हमारा आज दूसरा पोर्शन है, यानी गॉस की प्रमेय और विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या होता है विद्युत फ्लक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ में गॉस की प्रमेय को पढ़ेंगे और गॉस की प्रमेय के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, किस तरीके से इनको पढ़ना है, सब हमको पढ़ना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आप एक बार पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चीजें आपके दिमाग में स्वतः अपने आप ही बैठ जाएंगी। बस आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है? अब आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश है। क्या है? कोई एक आवेश है या हमारा कोई पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से क्या होती हैं? बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं। बहुत सारी बल रेखाएं इस तरीके से पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। ठीक है? और ऐसा नहीं कि बाहर ही निकलती, कुछ अंदर भी जाती है। ठीक है? जैसे पॉजिटिव कोई आवेश होता है तो उससे क्या होती है? बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। आपको हमने बल रेखाओं में पढ़ाया था। और जब कोई ऋणात्मक पृष्ठ होता है तो उसमें बल रेखाएं क्या होती है? अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ये आपको पता है। तो यहाँ पर याद रखना, सबसे पहली बात, इसका जो पहला पॉइंट है कि विद्युत फ्लक्स जो है, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निकलने वाली, क्या है बेटा? निकलने वाली लंबवत। लंबवत का मतलब बेटा 90 डिग्री पर लंबवत। ध्यान से मेरी बात सुन लेना, लंबवत लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है? तो क्या परिभाषा इसकी हो जाएगी? ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बार में याद करना है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको बेटा हम लोग काहे से लिखते हैं? तो बेटा याद रखना, विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए यहाँ पर आप लोग क्या लगा देंगे? फाई ई। तो इसको बेटा काहे से रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो विद्युत फ्लक्स है ये दो तरीके का होता है। एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और एक होता है बेटा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। यानी अगर हम इसके प्रकार की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो एक आपका होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और एक आपका क्या होता है? धनात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का मतलब ये है कि जब किसी पृष्ठ, यानी जब किसी पृष्ठ के अंदर बल रेखाएं बेटा क्या होती है? लंबवत प्रवेश करती हैं। कैसे प्रवेश करती हैं? तो अंदर बेटा कैसे प्रवेश करें? लंबवत प्रवेश करें। तो ऐसे विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जब किसी पृष्ठ से, ध्यान से सुनिए, जब किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बेटा क्या होती है? लंबवत बाहर निकलती हैं। क्या करती हैं? लंबवत बाहर निकलती हैं। तो ऐसे फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसा विद्युत फ्लक्स जिसमें बल रेखाएं उस पृष्ठ के अंदर लंबवत प्रवेश करती हैं, तो ऐसे विद्युत फ्लक्स को क्या कहते हैं? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी ऐसा विद्युत फ्लक्स जिसमें बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर लंबवत पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, तो उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स की कहानी आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी। अब इसके लिए हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से, अगर कोई फार्मूला मतलब विद्युत फ्लक्सों की संख्या अगर मुझे ज्ञात करनी हो तो मुझे कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो इसको हम लोग, ये एक मोटी मोटी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स। यानी जिस पृष्ठ पर बल रेखाएं, किसी पृष्ठ के अंदर बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती है, वो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। और जब किसी
पृष्ठ के बाहर यानी पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत बल रेखाएं निकलती हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कंडीशन ये है, प्रवेश आपने देखा होगा जब ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वहां बल रेखाएं क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, इसलिए वो कहा वहां पर कौन सा फ्लक्स होता है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। और जो बाहर की तरफ निकलती हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रही थी, पॉजिटिव आवेश से, इसलिए बेटा क्या थी, ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स ये आपका कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसकी गणना करते हैं कि इसके फार्मूले को हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके फार्मूला किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसको समझिए। मान लीजिए हमारा ये बोर्ड है ना, हमारा एक बोर्ड है और ये हमारा बेटा क्या है, एक पृष्ठ, और इस बोर्ड का हमने एक स्मॉल पृष्ठ ले लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसका एक स्मॉल पृष्ठ लिया, और ये स्मॉल पृष्ठ, तो टोटल इसका जो ये पृष्ठ है, टोटल बोर्ड क्या है, एस है, इसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया जिसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, डीएस। तो डीएस इसका एक स्मॉल पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से हमने यहाँ पर बेटा क्या डाला, एक लंब डाला। क्या डाला, एक लंब डाला, ये ओरिजिन है। तो हमने लंब डाला, तो लंब ये क्या है, इसका बेटा नॉर्मल है लंब, और यहाँ पर इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है यानी ई, वो इसके साथ बेटा क्या कर रही है, थीटा कोण बना रही है। क्या बना रही है, थीटा कोण बना रही है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कितना कोण बना रही बेटा, थीटा कोण बना रही है। ठीक है, और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि। उस कंडीशन में जो फ्लक्सों की संख्या होगी उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपके मन में एक विचार आ रहा हो, अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ऑफलाइन क्लास जब होती है कि सर ये जो हमारा कॉस थीटा है, यहाँ पर हमने कॉस थीटा ही क्यों लिया, हम चाहते तो यहाँ पे साइन थीटा भी तो ले सकते हैं, तो सर हमने कॉस थीटा क्यों लिया। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम इसके घटक निकाले, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के घटक निकाले, तो इसके दो घटक होंगे, एक इसका ये क्षैतिज घटक होगा और ये घटक इसका बेटा क्या होगा, ई साइन थीटा, और इसका ये वाला घटक है ये, तो इसका ये जो ए घटक होगा ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के हम दो घटक निकाले, तो एक घटक क्या होगा, ई साइन थीटा, और एक घटक क्या होगा, यानी जो ई साइन थीटा, और जो हमारा दूसरा होगा वो क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा। याद रखना थीटा के पास वाला जो घटक होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक, तो थीटा के पास वाला जो घटक होता है उसको हम लोग बेटा क्या लेते हैं, हमेशा वो कॉस थीटा रहता है। तो थीटा के पास वाला घटक कौन है, ये वाला घटक है, तो इसको हमने क्या लिया है, कॉस थीटा लिया, और जो दूर होता है उसको हम लोग बेटा क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। ये बात आपको पता हो गई। और हमने अभी पढ़ा क्या कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, तो लंब तो आपने ये डाला था, तो बल रेखाएं लंबवत कौन से निकल रही हैं, ये निकल रही ना, तो लंबवत घटक कौन सा, ये वाला, इसलिए यहाँ पर बेटा क्या लिया गया है, कॉस थीटा लिया गया। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे, सर इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आगे इसका उपयोग होने वाला है। अब इसी कड़ी में हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे। आप लोगों ने कभी देखा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है सॉलिड एंगल, कभी पढ़ा होगा सॉलिड एंगल, यानी इसका नाम है घन कोण। घन कोण क्या होता है, याद रखना कि जब दो साइडें होती हैं और दो साइडों के बीच में इस तरह से कोण बनता है, उसको एक नॉर्मल कोण बोला जाता है, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। लेकिन जब इस तरीके से 3D में संरचना बनती है, इस तरीके से जो कोण बनता है उसी को बेटा क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। आप लोगों ने इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। आप लोग कभी मार्केट गए होंगे और आपने वहां से तरबूज खरीदने की कोशिश किया होगा, ठीक है। तो जब आप तरबूज खरीदने की कोशिश करते हैं तो आपको जो दुकानदार होता है वो आपको तरबूज का एक छोटा सा भाग निकाल के देता है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का वो आपको एक छोटा सा भाग निकाल के, इस तरीके का एक छोटा सा भाग वो निकाल के देता है, ठीक है। ये जो छोटा सा भाग वो निकालता है, इसी में ये जो कोण बनता है, ये वाला कोण, इसी को बेटा बोला जाता है घन कोण। क्या हो जाएगा, यही हमारा बेटा डी ओमेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, घन कोण हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड कर दें, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी, अगर हम इसको बेटा थोड़ा सा मैग्नीफाइड कर दें तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा हमने इसको मैग्नीफाइड कर दिया तो कुछ आपको बेटा ये इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। मान लेते हैं कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस बेटा कितनी है, इसका ये स्मॉल पृष्ठ है, छोटा सा पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हमने मान लिया ds, और यहाँ पर इसका जो एंगल बन रहा है इसको हमने बेटा मान लिया डी ओमेगा।
मान लीजिए यहाँ पर ये इस पर बेटा क्या है, लंब है, तो लंब नॉर्मल n हो जाएगा और इसकी जो तीव्रता की दिशा है वो e है, तो तीव्रता की दिशा बेटा e है, तो यहाँ पर ये कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, थीटा बनेगा। बात इतनी समझ में आ गई। ठीक है, कितना कोण बनने वाला बेटा, थीटा कोण यहाँ पर बनने वाला है। क्लियर है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो बेटा क्या होगी, r होगी। तो उस कंडीशन में अब हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर घन कोण निकालना है। तो घन कोण निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको याद रखिएगा। घन कोण निकालने का बेटा फार्मूला होता है, तो याद देखो, यहाँ पर एक घन कोण छोटा कोण है, तो घन कोण निकालने का फार्मूला होता है ds cos थीटा बाई 2। तो इसका बेटा ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ds cos थीटा बराबर r स्क्वायर, 2 नहीं होता, r स्क्वायर होता है। तो कितना होता है बेटा, r स्क्वायर होता है। तो घन कोण का फार्मूला क्या होता है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये हमने छोटा सा घन कोण निकाला, अभी अब इसका एक और पार्ट निकालेंगे तो यहाँ एक और घन कोण बनेगा, एक और पार्ट निकालेंगे एक और घन कोण बनेगा, यानी पूरा का पूरा अगर मुझे इस तरीके से घन कोण निकालना होगा तो कितना आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो घन कोण है डी ओमेगा, इसको हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, तो जब आप इसका बेटा समाकलन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बड़ा घन कोण, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये बड़ा घन कोण हो जाएगा। तो इसका हमें समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब यहाँ से इसके मान को भरिए आप, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में घन कोण बराबर आपका जो वैल्यू होता है इसका कितना होता है, 4 पाई होता है। इसकी इतने की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई होती है, और इसका मात्रक होता है स्टेट रेडियन। तो ये घन कोण आप याद रखिएगा, क्योंकि गॉस के प्रमेय में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाता है, तो सर ये आपका हो जाता है घन कोण। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घन कोण। तो घन कोण निकालने का फार्मूला क्या होता है, ds cos थीटा बाई r स्क्वायर होता है। क्लियर है, अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय को। अगर कहीं पर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बिल्कुल जरूर बताइएगा कि सर हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आया। तो इन दो बातों को आपको याद रखना है। अब जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है तो वो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है गॉस की प्रमेय। क्या कहती है गॉस की प्रमेय, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसका नाम है गॉस थ्योरम, यानी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, अब इसको याद रखिएगा। गॉस की प्रमेय, पहला इसका पॉइंट तो यही याद रखना कि गॉस की प्रमेय जो लागू होती है वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। अगर कहीं पर खुला पृष्ठ होगा तो गॉस की प्रमेय लागू नहीं होगी। तो गॉस की प्रमेय वहीं पर लागू होगी जहां पर बेटा क्या होगा, बंद पृष्ठ होगा। अब सबसे पहले इसके बाद आपको गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए होते हैं, तो इस सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे बेटा, कथन लिखेंगे। अब कथन इसका क्या होता है, तो इसका कथन इसके फार्मूले से आएगा। तो फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका कथन हो जाएगा। क्या कहोगे, तो जब भी हमने कहा डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसको हम समझ लेते हैं। क्या, मान लीजिए हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ये मान लीजिए बेटा क्या है, बंद पृष्ठ है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है। क्लियर है, अब मान लीजिए यहाँ पर इसका हमने छोटा सा भाग लिया, ये हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया। क्लियर है, हमने बेटा क्या लिया, इसका छोटा सा भाग लिया, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है हमने कितना लिया है, ds लिया है। और इससे मान लीजिए ये इससे r दूरी पर, कितनी r दूरी पर, यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P, इससे r दूरी पर बेटा क्या है, एक बिंदु P है, और इस पर हमने बेटा एक नॉर्मल डाल दिया, और इसका क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका ये वाला जो कोण होगा बेटा क्या कहलाएगा, इसका ये सर घन कोण कहलाएगा। ये आपका इसका क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। तो सबसे पहली बात देखो, ये बंद पृष्ठ है, तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय काम करेगी। कैसे काम करेगी समझो जरा इसको। अगर हम कथनों में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, तो क्या लिखोगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से सुनना, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय का कथन है। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिएगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। ये आपके गॉस की प्रमेय का कथन है। क्लियर है,
तो इसको आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम इसको यहाँ पर इसका हम लोग गणना करेंगे, यानी इसके गॉस के प्रमेय का हम लोग बेटा क्या करेंगे, निगमन करेंगे। निगमन करने के बाद आप यहाँ पर माना की करके लिख लेंगे, ठीक है, माना की करके आप लिख लीजिएगा। फिर अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, बिंदु P है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप लोगों ने पीछे पढ़ा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान दूरी कितनी है, R है, तो यहाँ पर R स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बता दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बिंदु P, बिंदु P से DS, बिंदु P से DS पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला, अब देखिए यहाँ पर जो DS है ये स्मॉल पृष्ठ है, तो फ्लक्स भी क्या निकलेंगे, स्मॉल, तो क्या हो जाएगा d फाई E बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सर फार्मूला आपने बताया था E ds क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था, E ds cos थीटा हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपने E की वैल्यू निकाली थी, तो E की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए आप। तो जब E की वैल्यू हम यहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान बेटा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। कितनी बार, सॉरी ds नहीं लिखा मैंने, तो ये बेटा आपका हो जाएगा ds, और यहाँ पर बेटा आपको क्या मिलने वाला है, cos थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, Q अपान R स्क्वायर ds cos थीटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको बताया था कि एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, d ओमेगा। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर बेटा ये Q है। अगर आप गौर से देखो तो ये आपकी वैल्यू क्या लिखी है सर, ये लिखा है ds cos थीटा अपन R स्क्वायर, और ds cos थीटा अपन R स्क्वायर किसके बराबर होगा, घन कोण के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर बेटा आपका क्या आ जाएगा, d ओमेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने ये क्या लिख दिया, घन कोण को लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ds पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या को निकाल लिया। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले, और संपूर्ण पृष्ठ हम मान लेते हैं बेटा S, संपूर्ण पृष्ठ आप यहाँ पे लिख दीजिए S, संपूर्ण पृष्ठ को हमने क्या मान लिया S, तो संपूर्ण पृष्ठ S से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमने एक स्मॉल पृष्ठ लिया था, यहाँ पे फ्लक्सों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया, फिर एक और स्मॉल पृष्ठ लोगे, वहां से निकलेंगे फ्लक्सों की संख्या। इस तरीके से बहुत सारे स्मॉल पृष्ठ बनेंगे, तो उन सबको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो जब समाकलन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा फाई ई, और यहाँ पर आप समाकलन करेंगे तो आपको बेटा यहाँ पर क्या मिलने वाला है, डी फाई ई। यहाँ से इसके मान को हम भरेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q इंटू बेटा आपका क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आपको बेटा क्या मिलने वाला है, डी ओमेगा मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, क्या बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो कि ये वाली वैल्यू इतनी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो बाहर आ जाएगी। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये बेटा हमारे पास क्या बचेगा, डी ओमेगा। और अभी हमने आपको बताया था कि डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 4 पाई के बराबर होती है। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनने वाला, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना कि डी ओमेगा का जब आप समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 पाई के बराबर होती है। अभी हमने आपको घनकोण पढ़ाया, वहाँ पे बताया।
तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई ई बराबर आपका हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनका कथन का हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एग्जाम में पूछे जाने वाला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए गॉस की प्रमेय को पढ़ने के लिए आपकी दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसका फार्मूला क्या होता है, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि घन कोण क्या है। तो दोनों ही चीजें मैंने आपको पहले समझा दी थी, इसलिए इस डेरिवेशन को आपको समझने में कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, यानी गॉस के नियम कहाँ कहाँ पर हम लगा सकते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसको गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग है इनको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक वर्किंग स्टेप बता देता हूँ, जिससे गॉस की प्रमेय एकदम हलवा हो जाएंगी, पकाया खाया एकदम अंदर चली जाएंगी, है ना। तो इसको समझिए, इसके वर्किंग स्टेप क्या है समझिएगा। सबसे पहले वर्किंग स्टेप हम इसके लिख देते हैं वर्किंग स्टेप। आप लोग इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डेरिवेशन बिल्कुल तैयार नहीं करना पड़ेगा, एक बार में तैयार करें। सबसे पहले आपको बेटा यहाँ से क्या निकालना होगा, आवेश। क्या निकालना होगा, आवेश निकालना होगा। आवेश निकालने के लिए सबसे पहले काम आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, आवेश घनत्व। यानी जिस भी पृष्ठ पर आप आवेश निकाल रहे हैं तो उसका आपको लेना है आवेश घनत्व। और गुणे याद रखना, अगर वो चालक जिसका आप आवेश निकाल रहे हैं, यदि उस चालक में सिर्फ लंबाई है तो आप उसको लंबाई से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मान लीजिए उस चालक में लंबाई और चौड़ाई दोनों है तो वहां पर किससे आप मल्टीप्लाई कराएंगे, क्षेत्रफल से कराएंगे। और मान लीजिए अगर उस चालक में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है तो वहां पर आप आयतन से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये इसका पहला वर्किंग स्टेप है, इसी पे हमको काम करना है। दूसरा वर्किंग स्टेप ये है कि आपको यहां से क्या निकालना होगा, फ्लक्सों की संख्या। दूसरा काम हमें क्या करना है, फ्लक्सों की संख्या निकालना। तो दूसरा काम हमें बेटा क्या करना है, फ्लक्सों की संख्या। और फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, यानी इस फार्मूले का यूज करना है। तीसरा काम हमें यूज करना है गॉस की प्रमेय का। तीसरा काम हम बेटा क्या यूज करना है, गॉस की प्रमेय यूज करनी है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय होती है। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। आवेश का मान Q यहाँ पे रखे और फाई ई का मान यहाँ पे रखोगे। तो जब फाई ई का मान यहाँ पे रखोगे तो चौथे स्टेप में आपको E की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लास्ट में आपको E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारे वर्किंग स्टेप थे। तो ये 3 वर्किंग स्टेप हैं। 4 वर्किंग स्टेप में आपके जितने भी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं सभी के सभी इन 4 वर्किंग स्टेप पे आपके क्या हो जाएंगे, लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के सीधे आवेशित। तो पहला इसका अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण, आवेशित चालक तार लिखना चाहते लिख दो, चालक तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो कुल मिलाकर हमें ई की गणना करनी है। सबसे पहले इसके डायग्राम को हम बना लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया सबने, चलो अच्छा डायग्राम इसका हम चलो देखते हैं। जगह अगर हमारे पास है तो इसका हम डायग्राम नीचे ही बना देते हैं। वैसे जगह हमारे पास नीचे है नहीं, ज़्यादा कम है, तो इसको हम साइड में ही बना देते हैं। चलो हम यहाँ पर इसको बना देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास बेटा क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है। क्या है ये, एक अनंत लंबाई का हमारे पास बेटा क्या है, चालक तार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका ये जो पृष्ठ है वो खुला हुआ है और हमने आपको बताया है कि गॉस की प्रमेय किसके लिए लागू होती है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो कहीं ना कहीं इस तार को हमें किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखना होगा। अब बंद पृष्ठ आपका क्यूब आयत होता है, घना बहुत सारे आपके बंद पृष्ठ हैं,
लेकिन यहाँ पर जो हम बंद पृष्ठ यूज करने वाले हैं वो बेटा क्या यूज करेंगे, बेलन यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लिया जिसका नाम क्या हमने रखा, बेलन। तो हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ बेटा क्या लिया, बेलन लिया, और ये बेलन कुछ इस तरीके का होता है, आपको पता होना चाहिए। ये बेलन कुछ इस तरीके का, क्लियर। और ये बेलन के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये तार है, तो इसकी लंबाई क्या है, L, ठीक है, कितना L। और इस चालक तार को प्लस Q आवेश दिया गया। तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इसका जो बेटा रेखीय घनत्व होता है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर लैम्डा है। इसका बेटा क्या है, रेखीय घनत्व है। तो इसका रेखीय घनत्व बेटा क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया कि इसका सर रेखीय घनत्व कितना है, लैम्डा है। और याद रखना यहाँ पर कितने पृष्ठ दिख रहे हैं, 3। अगर आप गौर से देखोगे तो एक पृष्ठ इसका ये दिख रहा है ना, एक पृष्ठ ये दिख रहा है ना, और साथ में एक पृष्ठ ये दिख रहा है। तो इसका ये वाला पृष्ठ आप मान लीजिए S1, इस पृष्ठ को आप मान लीजिए S2, और इसके इस पृष्ठ को आप मान लीजिए S3। तो कितने पृष्ठ दिख रहे हैं, 3। यहाँ पर बेलन ही क्यों लिया गया, क्योंकि बेटा ये सिमेट्रिकल होता है, सममित में होता है, इस वजह से यहाँ पर इस बेलन को लिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, माना की करके लिख देंगे, है ना। सबसे पहले आप इसको जब हल करेंगे माना की करके लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा पहला वर्किंग स्टेप है, तो हमें क्या निकालना है सर, आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश। आवेश निकालने का यहाँ पर चूंकि अब हमें बेटा यहाँ पर क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो आवेश निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले देखो आवेश घनत्व, क्योंकि चालक तार है तो तार है ये, इसलिए से यहाँ पर जो घनत्व होगा वो कैसा घनत्व होगा बेटा, रेखीय घनत्व होगा। कैसा घनत्व होगा, रेखीय घनत्व। और गुणे इस चालक तार में बेटा क्या है, लंबाई है, तो रेखीय घनत्व गुणे हमें किससे मल्टीप्लाई कराना होगा बेटा, लंबाई से मल्टीप्लाई कराना होगा। रेखीय घनत्व आपका लैम्डा है, रेखीय घनत्व आपका बेटा क्या है, लैम्डा है, और यहाँ पर लंबाई आपकी क्या है, L है, और आवेश क्या है, Q। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक काम कर लिया कि यहाँ पर हमने आवेश निकाल लिया। अब हम बेटा क्या लिखेंगे, दूसरा में फ्लक्सों की संख्या निकालनी, तो हम क्या लिखेंगे, S1 पृष्ठ, किससे बेटा, S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो S1 पृष्ठ से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं उसकी हमें संख्या निकालनी है। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला है इसलिए φE1 हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, E, और पहला S1 पृष्ठ है तो ds की जगह S1, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, cos। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला, फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, φE बराबर E ds cos थीटा। E तो E रहेगा, S1 की जगह पे, ds की जगह पे हमने S1 लिख दिया क्योंकि पहले पृष्ठ की बात की जा रही, और cos थीटा। यहाँ पर थीटा आपको समझना होगा, बस थीटा ही समझ गए तो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये इसका पृष्ठ है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब कभी भी पृष्ठ और तीव्रता एक दूसरे के समांतर होंगे तो हमेशा आपको 90 डिग्री लेना है। तो थीटा आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। बस इतना याद रखना कि जब आपका पृष्ठ और तीव्रता दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो वहां पर बेटा थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आपको लेना। और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर φE1 आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, इसी तरह बेटा हम निकालेंगे S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो S2 पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी संख्या निकालो। तो ये हो जाएगा φE2 बराबर ES2, क्योंकि दूसरे पृष्ठ से निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, S2, और ये बेटा हो जाएगा cos। अब यहाँ पर देखो ये वाला भी जो पृष्ठ है ये क्षेत्र के क्या है, समांतर है, और जब क्षेत्र के समांतर होगा तो कितना कोण लेना है, 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए φE2 बराबर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 0। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या निकाला, φE1 निकाली, यानी पृष्ठ S1 से फ्लक्सों की संख्या निकाल ली, और S2 से भी हमने फ्लक्सों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया। पूरा बहुत आसान डेरिवेशन है, ज़्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं। अब आप क्या लिखोगे, S3 पृष्ठ से निकलने वाले, राइटिंग हो सकता है बेटा ना समझ में आए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आप वहां से कल नोट कर लीजिएगा। S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की
संख्या। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5e3 और ये आपका हो जाएगा ES3 और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बेटा पृष्ठ है इसका ये पृष्ठ है और ये तीव्रता है, तो इन दोनों के बीच ये क्या है, लंबवत है। और जब लंबवत होंगे यानी पृष्ठ और तीव्रता जब लंबवत होंगे तो कितना लेना है, 0 डिग्री लेना है। जब समांतर होते हैं तो 90 डिग्री लेना होता है, जब लंबवत होते हैं तो कितना लेना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5e3 बराबर ये हो जाएगा E और S3 जो सरफेस है इसका वो कैसा है, कर्व सरफेस है। कैसा है, कर्व है। तो बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। ये आपका होता है 2πRL होता है। कितना होता है, 2πRL। और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो कोई मतलब है नहीं। तो 5e3 यहाँ पर आ गया। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πRL। क्लियर है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब हम बेटा यहाँ से क्या लिखेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब 5e निकालना है, तो सबको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5e1 प्लस 5e2 प्लस बेटा क्या हो जाएगा, 5e3। अब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 5e1 आपका 0 है, 5e2 कितना आया है, 0 आया है, और 5e3 आपका आया है E2πRL। क्लियर है। तो इस तरीके से 5e जो हमें मिलने वाला है वो मिलेगा E2πRL हमको मिलने वाला है। तो ये हमें कुल वैद्युत फ्लक्स मिल गया। अब यहाँ पर आपको पहले काम हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने 2 स्टेप कर लिए। पहला आवेश निकाल लिया, दूसरा फ्लक्सों की संख्या निकाल ली। कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटा। तो जब हमने यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया तो अब हम क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय। क्या लगाएंगे बेटा, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, 5e बराबर Q/ε0 होती। तो अब यहाँ से इनके मान समीकरण इसको 2 मान लो अगर मानना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण किससे बेटा, 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5e की जगह पे हम क्या लिखेंगे, E2πRL और बराबर Q की जगह पे आपको रखना है लैम्डा इंटू L और नीचे बेटा आपका क्या रहेगा, ε0 रहेगा। अब यहाँ पर हमसे क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें E का मान यहाँ से निकालना है। तो हम E रोकेंगे और इन सबको ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इंटू L अपॉन में कितना हो जाएगा, 2πRL और इंटू बेटा क्या, ε0। ये यहाँ से देखिए L से L कट जाएगा, L से L कट गया तो ऊपर हमारा क्या बचा, E बराबर हमारे पास बचा है लैम्डा और नीचे क्या हो जाएगा 2πRε। तो यानी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने ये देख लिया है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो E बराबर लैम्डा अपॉन 2πRε0। और यहाँ पर अगर इसको आप सिस्टमैटिक ढंग से लिखना चाहें तो आप 2πε0 पहले कर दीजिए और R को बाद में कर दीजिए, उससे मेरी कोई दिक्कत है नहीं। पहले भी लिखा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी क्या थी, गॉस की पहली प्रमेय थी जो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अनंत लंबाई का कोई अगर तार हो तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू R होगी, जहाँ पर लैम्डा क्या है, रेखीय घनत्व है। R क्या है, तो R आपको मैं बता देता हूँ। ये R है इसकी डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पर आपका ये बिंदु है। तो यहाँ पर ये R आप लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया। ये R है कितनी दूरी पर, यानी R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रयोग 2। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा, इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बार इसने कैसी चादर लेने के लिए कहा, हमसे समतल चादर लेने के लिए कहा है। तो मान लीजिए हमारे पास ये बेटा क्या है, एक समतल चादर है।
ठीक है। एक समतल चादर है जिसको हमने क्या किया, एक समान आवेशित किया, मतलब इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये समतल चादर है यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, तो जब आप आवेश निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्षेत्रफल से गुणा कराना होगा। ये बात आप याद रखिएगा। या मान लीजिए इसका जो आवेश घनत्व है वो बेटा क्या है, सिग्मा है। आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। और हमने यहाँ पर क्या किया, एक लंबवर्तीय बेलन की कल्पना कर ली। हमने ये माना कि यहाँ पर बेटा क्या है, एक लंबवर्तीय बेलन है। इस तरीके से यहाँ पर हमने कल्पना की है कि एक यहाँ पर बेटा क्या है, लंबवर्तीय बेलन है। लंबवर्तीय बेलन की हम लोगों ने क्या की है, कल्पना की है, जिसको हम लोग गॉसियन सतह भी बोलेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए इसका ये जो स्मॉल पृष्ठ है ये वाला, और इसका जो ये स्मॉल पृष्ठ है, इसको स्मॉल पृष्ठ को हमने क्या नाम दिया, डीएस। इसका बेटा ये स्मॉल पृष्ठ हमने नाम बेटा इसका क्या दिया, डीएस। और इससे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बिंदु क्या है बेटा, पी है, और इस बिंदु पी पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोगों को बेटा यहाँ पर क्या करनी है, गणना करनी है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, एक समान आवेशित किया है चालकता को। अगर यहाँ तक कोई तकलीफ हो रही हो तो आप लोग हमको जल्दी से बताइए। ठीक है। तो बिंदु P पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमको करनी है। तो सबसे पहले हम अपने बेटा कहाँ चलेंगे, वर्किंग स्टेप में चलेंगे। और वर्किंग स्टेप आप तो जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, क्यों का होगा कहीं मोटा कहीं पतला, पर तुम लोग बेटा ऐसा मत करना। ये धरती पे तरह तरह के लोग हैं, कोई पतला है कोई मोटा है ना, तो ऐसी कहानी चलती रहती। तो कहीं पर कोई मोटा कहीं पर कोई पतला, वो हो जाता है, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप समझो यहाँ पर सबसे पहले एक बात और समझो, यहाँ पर एक पृष्ठ ये है, इसको मान लो S1, एक पृष्ठ इसका ये है, इसको मान लो S2, और एक पृष्ठ इसका ये है तो मान लो S3। तो जो गॉसियन पृष्ठ आपने कल्पना की है उसमें कितने पृष्ठ दिख रहे हैं, सब 3 पृष्ठ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग माना की करके लिख लीजिएगा, जो डायग्राम में दिख रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे किसको, आवेश को। आवेश यहाँ पर क्या निकाला, कोई पृष्ठ है तो यहाँ पर कौन सा घनत्व होगा, पृष्ठीय घनत्व होगा। कौन सा घनत्व होगा बेटा, पृष्ठीय घनत्व होगा। और साथ में यहाँ पे सोचिए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे सर, क्षेत्रफल के साथ। और पृष्ठीय घनत्व आपने माना है सिग्मा, और क्षेत्रफल आपका होता है ए, और ये हो गया क्यू। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू S1 पृष्ठ से निकलने वाले, पूरा कॉन्सेप्ट वही है पिछला वाला, निकलने वाले फ्लक्सों की, आप 2 बार मेहनत करेंगे ना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फ्लक्सों की क्या निकालने वाले हो, संख्या निकालने वाले। तो जब S1 पृष्ठ से निकलेंगे तो phi E1 हो जाएगा बराबर E, और पहला पृष्ठ है ds की जगह तो क्या हो जाएगा S1, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा cos। अब यहाँ पर समझो, ये बिंदु मान लीजिए इसकी बेटा क्या है, ये तीव्रता है, ये तीव्रता क्या E है, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P डैश है। ठीक है। सोचो पृष्ठ ये है और तीव्रता ये है, मतलब ये इस तरीके से दिख रहे हैं, पृष्ठ ये है तीव्रता ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो जब लंबवत होते हैं तो बेटा कितना लेते हैं सर, आपने कहा था लंबवत होते हैं तो 0 डिग्री लेते हैं। तो इसलिए phi E1 बराबर क्या मिल जाएगा, E, और यहाँ पर बेटा ये क्या है, सरफेस एरिया है, तो इसका हम क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, phi बराबर बेटा आपको क्या मिल जाएगा, EA मिल जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, EA मिल जाएगा। phi E1 बराबर आपको क्या मिला, EA मिल गया। ठीक है। दूसरी बात देखो, इसका जो क्षेत्रफल है पूरा, इसका जो पूरे का क्षेत्रफल है उसको हमने A माना है, तो A आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। S1 पृष्ठ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, S2 पृष्ठ, S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो ये हो जाएगा phi E2 बराबर E, दूसरा पृष्ठ S2 cos। यहाँ पर भी देखो ये पृष्ठ है, तीव्रता है, तो लंबवत है तो कितना लेना है, 0 डिग्री। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो phi E2
तो यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, फाई E2 निकाला। अब यहाँ पे लिखोगे S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो ये क्या हो जाएगी, फ्लक्सों की संख्या। तो ये आपकी हो जाएगी फाई E3 बराबर E, और तीसरा पृष्ठ है ये वाला S3, और यहां पर सबसे मेन है कॉस कितना लेना, थीटा निकालो। ये पृष्ठ है, ये इस तरह पृष्ठ है, और ये तीव्रता है, दोनों समांतर है। तो जब समांतर होते तो कितना लेना होता है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 0 होता है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमने तीनों पृष्ठ से निकाले। अब हमें क्या निकालना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स, पूरा वही काम हम लोग कर रहे हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर बेटा क्या हो जाएगा, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस बेटा फाई E3। फाई E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए, फाई E2 की वैल्यू सिग्मा ए, E3 की वैल्यू 0। तो जोड़ोगे तो 2 सिग्मा ए मिलने वाला है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स आपको कितना मिल गया, 2 सिग्मा ए मिल चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, गॉस की प्रमेय से। तीसरे स्टेप में क्या करना था, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 हुआ किससे बेटा, 2 से। यहाँ पे मान को भरिए। तो जब आप यहाँ पे मान को भरेंगे तो फाई की जगह पे आपको क्या लिखना, फाई ई की जगह पे तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए लिखना। क्या लिखना बेटा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए। कुछ गलती हो रही है क्या, ये ई है, ओ नो, ई है बेटा, ई ई ई। वही मैं सोच रहा हूँ कि ई मुझे निकालना है, ई मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। आखिर हुआ क्या है सर, गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है, सिग्मा की जगह सर ई आएगा। सिग्मा की जगह पे क्या सर आएगा, ई। क्योंकि आपने फाई E1 में ई ए निकाला है, फाई E2 में ई ए निकाला है। तो फाई E1 की जगह ई ए, फाई E2 की जगह ई ए। भाई ऐसा होता है। यही देखिए देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक, कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो नजर हट गई थोड़ी सी, दुर्घटना अपने आप घट जाती है। लो, और जब एक बार दुर्घटना घट गई तो फिर दिक्कत तो आती है। तो ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसके मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ए बराबर, अब देखो बेटा, क्यों की जगह पे क्या रखना है, सिग्मा ए, और अपॉन, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। हाँ लिख दिया सर। अब E का मान यहाँ से निकालना होता, सबको ट्रांसफर करोगे तो सिग्मा A अपॉन में बेटा कितने नीचे क्या हो जाएगा, 2A, और ये एप्सिलॉन नॉट A से A चल बसेगा। तो E बराबर बेटा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये फार्मूला आगे अगले चैप्टर में यूज होगा, तो इसको याद रखिएगा कि E बराबर यानी समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं तीसरा अनुप्रयोग। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बेटा देखिए, तीसरा अनुप्रयोग है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एक और हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इसको बहुत आसानी से समझिएगा। एक समान आवेशित गोलीय कोश, एक समान आवेशित गोलीय कोश, मान लीजिए गोलीय कोश है और इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R है, और इसको एक समान आवेशित किया गया। कैसे किया गया है, एक समान आवेशित किया गया। ठीक है। और इसके चारों ओर R दूरी पर, मान लीजिए क्या है, गोलीय खोल है, खोखला गोला। इससे R दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु मान लेते बेटा क्या है, P है। एक बिंदु बेटा क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। क्लियर है। ये इसका पॉइंट आपका हो जाएगा, ये स्मॉल r है और ये आपका O है। तो इसलिए हमें क्या करनी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो सिंपल सी बात, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना की करके लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आवेश निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पृष्ठ है। तो हर जगह पर जो आवेश होगा वो एक समान होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, फ्लक्सों की संख्या। डायरेक्ट हम बेटा क्या निकालेंगे, फ्लक्सों की संख्या। आवेश निकालने की जरूरत है नहीं, फ्लक्सों की संख्या।
तो फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये इसके लिए फार्मूला होता है ई बराबर क्या लिख रहा है भाई, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। इसका फार्मूला बेटा क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये इसका पृष्ठ है, समझिए बात, और ये इसकी तीव्रता लंबवत है, तो मतलब कितना लेना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, 0 डिग्री ले सकते हो। और इसका जो टोटल सरफेस है इसको बेटा हम क्या मान लेते हैं, एस है। तो यहाँ पर आप एस लिख सकते हो, तो डी एस की जगह पे क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि एक ही सरफेस है तो एस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू एस, और कॉस 0 का मान 1 होता, लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर देखो ये गोला है, और गोले का ये पूरा का पूरा पृष्ठ घूमा हुआ है, तो गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला, इसका या पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका है क्या है, गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला या पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये आपका क्या निकल आया, विद्युत फ्लक्स निकल आया, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 आया। ठीक, अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय लगानी। क्या लगाना है बेटा, गॉस की प्रमेय लगानी। तो जब आप गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो ये फार्मूला बनेगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो फाई की जगह पे, फाई ई की जगह पे मान क्या रखना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई का मान निकालना है तो सबको नीचे ट्रांसफर कर दो, तो नीचे ट्रांसफर करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन के पास ही जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ये आर स्क्वायर में जाएगा तो ये बटे में आर स्क्वायर, और ऊपर पहले से क्या है, क्यू है। तो ये हमारी क्या हो गई, किसी गोलीय चालक यानी एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। अब इसी से आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना, कूलाम के नियम की स्थापना हमको करनी है। तो कूलाम के नियम की जब स्थापना करनी होगी तो आपको क्या करना है, ये इतना डेरिवेशन तो बेटा आपको करना ही करना है, इतना डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको करना ही करना है। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए, यहाँ पर हमने मान लिया इतना। जब आपसे कहेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करिए, तो उस कंडीशन में आपको इतना तो करना ही करना है। साथ में जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वो भी लिखना है। मान लेते हैं यदि बिंदु P पर एक, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट उपस्थित हो तो जो बल होगा क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर इस बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश Q नॉट रखा तो इस पर बेटा क्या हो जाएगा, एक बल काम करेगा। क्या काम करेगा, बल काम करेगा। उस कंडीशन में बल का फार्मूला क्या होता है, E इंटू क्यू नॉट होता है। अब यहाँ पर आप किससे जाएंगे, समीकरण बेटा किससे, 2 से। समीकरण 2 से E का मान यहाँ पे रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q पहले से था, ये Q नॉट, और अपॉन ये R स्क्वायर। तो यही तो कूलाम के नियम का फार्मूला आया था जब हम लोगों ने पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। जब आपसे कहेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे कहता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करिए, तो बेटा जो चीज तुमने यहाँ तक ये लिखी थी ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा दोबारा। उसके बाद इस चीज को भी आपको यहाँ से यहाँ तक साथ में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा हमने 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा गॉस की प्रमेय, और उसके अनुप्रयोग को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर लास्ट तक आप रुकेंगे तो आपको हर एक डेरिवेशन समझ में आएगा। पूरा मैंने लॉजिकल आपको बता दिया है। कहीं पर अगर किसी डेरिवेशन में कोई दिक्कत आ रही तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा विद्युत विभव एवं धारिता। तो इस तरीके से आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।